Hello everyone, welcome to second part of chapter 1 Units and Measurements. Dear students, today we shall study about the conventions for the use of SI units and measurement of length. Dear students, in the previous lecture we have studied about fundamental and derived quantities as well as fundamental and derived units. In the system of unit we have also studied about SI system, and the units which are used in SI system are called as SI units. There are few conventions for the use of such SI units. We shall study one by one. First convention is unit of every physical quantity should be represented by its symbol. यानी हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो हमें सिंबल से ही रिप्रेजेंट करना है. जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ, ये फिजिकल क्वांटिटी है तो लेंथ हम मेजर करते हैं मीटर में, तो उसे हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे. उसके बाद सेकेंड क्वांटिटी लेते हैं हम अगर मास, तो मास हम हमेशा मेजर करते हैं किलोग्राम में, तो उसका यूनिट हम केजी करके रिप्रेजेंट करेंगे. तो स्मॉल m है, केजी है, ये सिंबल्स है इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट लेंथ एज वेल एज मास ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. वैसे ही सेकेंड कन्वेंशन है फुल नेम ऑफ द यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स with smaller letter even if it is named after a person. जैसे यहाँ पे न्यूटन जूल, ये क्या है, ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, लेकिन अगर हमें पूरा न्यूटन या पूरा जूल लिखना है, 1 न्यूटन पूरा लिखना है, तो n हमारा कैपिटल नहीं होगा. 1 जूल लिखना है तो भी j कैपिटल नहीं होगा, दो these two units are named after a person. लेकिन अगर हमें सिंबल लिखना है, जैसे अब न्यूटन का सिंबल है कैपिटल N, जूल का सिंबल है कैपिटल J, तो जो जो यूनिट्स नेम्ड आफ्टर पर्सन है उनका सिंबल कैपिटल लेटर में होगा, लेकिन पूरा अगर हमें लिखना है उनका नाम, तो वो नाम का इनिशियल लेटर ये हमेशा स्मॉल रहेगा. यानी हमारा जो आमतौर पे कन्वेंशन रहता है कि पहला लेटर हम कैपिटल लिखते हैं नाम के लिए, तो वैसा यहाँ पे नहीं होगा. पूरा अगर नाम लिखना है तो 1 न्यूटन 1 जूल, लेकिन सिर्फ सिंबल लिखना है तो हम यहाँ पे कैपिटल N फॉर न्यूटन एंड कैपिटल J फॉर जूल ऐसे लिखेंगे. तीसरा कन्वेंशन है सिंबल्स फॉर यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म. यानी एक भी है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पे मैं आपको दिखाया है कि फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. अब 20 नंबर क्या है, प्लूरल है, तो हम 20 न्यूटन्स या NS ऐसा नहीं लिखेंगे. 20 यानी एक से ज़्यादा है तो भी वो न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 20 न्यूटन. यानी सिंबल्स, यूनिट के सिंबल्स में हम प्लूरल फॉर्म कभी भी नहीं लेते हैं, हमें हमेशा वो सिंगुलर फॉर्म में ही लिखना है. फोर्थ कन्वेंशन है सिंबल्स हैव यूनिट्स do not contain any full stops at the end of the recommended letter. यानी यहाँ पे भी हमें फुल स्टॉप या कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं देना है. 25 kg एंड नॉट 25 kg डॉट डॉट लाइक दिस. सिंबल के सामने कोई भी पंक्चुएशन मार्क या फुल स्टॉप नहीं आएगा. ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है. Next convention is the units of physical quantities in numerator and denominator should be written as 1:. बहुत ही important convention है. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एक्सेलरेशन का. एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसे हम मीटर सेकेंड रेज़ टू -2, ये दो तरीके सही है, लेकिन मीटर पर सेकेंड ये रॉन्ग वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है. तो हमेशा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर है तो वो हमेशा 1:. में आना चाहिए. नेक्स्ट कन्वेंशन है यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल्स फॉर यूनिट्स इज अवॉइडेड व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. जैसे यहाँ पे यूनिट है जूल पर केजी केल्विन इज करेक्ट, while joule
पर केजी केल्विन इज नॉट करेक्ट, यानी यहाँ पे तीनों भी कॉम्बिनेशन क्या है, सिंबल लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे जूल ये पूरा फुल नेम यानी फुल फॉर्म में लिखा है, तो ऐसा हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट कन्वेंशन है अ प्रेफिक्स सिंबल इज यूज्ड बिफोर द symbol of the unit. Thus, prefix symbol and unit symbol constitute a new symbol for the unit which can be raised to a positive or negative power of 10. जैसे यहाँ पे 1 millisecond, तो 1 millisecond can be written as 10 to the power minus 3 second. 1 microsecond can be written as 10 to the power minus 6 seconds. 1 nanosecond can be written as 10 to the power minus 9 seconds. And use of double prefixes is generally avoided when single prefix is available. जैसे यहाँ पे 10 to the power 6 second है, तो ये 1 microsecond होता है, तो यहाँ पे हम 1 MMS यानी 1 मिली माइक्रो मिली सेकेंड ऐसे नहीं हम लिखेंगे, यहाँ पे 1 माइक्रोसेकेंड। सिमिलरली यहाँ पे 10 to the power minus 9 इसे हम 1 नैनो सेकेंड कहते हैं, तो यहाँ पे हम 1 मिली माइक्रो सेकेंड इससे हम नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान में रखना है कि डबल प्रेफिक्सेस ये जनरली हमें अवॉइड करनी है। उसके बाद में स्पेस और हाइफन must be introduced while indicating multiplication of the two units. Example है मीटर पर सेकेंड should be written as मीटर, उसके बाद इसमें थोड़ी सी गैप, फिर सेकेंड रेज टू माइनस 1, और यहाँ पे हाइफन दिया m डैश s to the power minus 1 and not ms, यानी ये बिल्कुल पास पास लिखा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमें दो यूनिट्स के बीच में हमें क्या देनी है, गैप देनी है, स्पेस देनी है, या डैश या हाइफन देना है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ ये फिजिकल क्वांटिटी है, और किसी भी चीज़ की लेंथ या कोई भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट ये मीटर है, यह हमें पता है। 1960 में स्टैंडर्ड फॉर द मीटर बेस्ड ऑन वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज रेड लाइट एमिटेड बाय एटम्स ऑफ क्रिप्टॉन वाज अडॉप्टेड, और उसके बाद में 1983 में और प्रेसाइज मेजरमेंट वहाँ पे डेवलप हुआ, और उसके हिसाब से मीटर ये एक लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 29979245 सेकेंड ऐसे लिया गया। दिस वॉज पॉसिबल एज बाय दैट टाइम द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम could be measured precisely as c is equal to 299792458 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये टेबल में टिपिकल डिस्टेंसेस लेंथ्स ये शो किए हैं, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस टू एंड्रोमेडा गैलेक्सी फ्रॉम अर्थ ये है 2 × 10⁻⁻² मीटर, लाइक दिस, अप टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन एज 1 × 10⁻⁻15 मीटर। तो इस तरीके से हम लेंथ ये मीटर में मेजर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी लेंथ मेजर करने के लिए दो मेथड्स है, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरी है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम यूज ऑफ मीटर स्केल करते हैं। अगर हमें दिए हुए चीज़ का डायमेंशन या दिए हुए चीज़ की लेंथ मेजर करनी है या डिस्टेंस मेजर करना है, तो हम मीटर स्केल से वो डिस्टेंस डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। लेकिन मीटर स्केल में हम 0 का मार्किंग होता है, फिर 1 सेंटीमीटर का, उसके बीच में 10 डिविजन्स होते हैं, यानी हर एक डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर होती है। तो मीटर स्केल से हम 1 मिलीमीटर से लेके फिर आगे जितनी वो स्केल है उतना हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं।
लेकिन कुछ कुछ डिस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि जो 1 मिलीमीटर से भी कम है, तो उस केस में हम वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज या स्पिरोमीटर इन एपरेटस का वहाँ पे हम हेल्प ले सकते हैं। अब वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज या स्पिरोमीटर, ये नाम आपको सिर्फ अभी ध्यान में रखने हैं क्योंकि अब आपके प्रैक्टिकल्स में आप ये तीनों भी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हो, फिर आपको वहाँ पे पता भी चल जाएगा कि कैसे हम वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज या स्पिरोमीटर से लेंथ मेजर करते हैं। तो ये तरीके हैं मीटर स्केल से या वर्नियर कैलिपर से या स्क्रू गेज से या स्पिरोमीटर से लेंथ मेजर करना, ये हो गए हैं डायरेक्ट मेथड से। लेकिन कुछ डिस्टेंसेस बहुत लार्ज होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट और स्टार फ्रॉम द अर्थ। हमें पता है कि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हम मीटर स्केल से नहीं मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हम कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स यहाँ देंगे और उसमें से ही एक मेथड है पैरेलैक्स मेथड। अब पैरेलैक्स मेथड पढ़ने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि पैरेलैक्स का मीनिंग क्या होता है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट आपको करना है। आपके हाथ में अभी अगर पेन है, आप पेन और कॉपी लेके ये वीडियो देखने के लिए बैठे हैं अगर, तो वो ही पेन आप अपने राइट हैंड में लीजिए और अपने लेफ्ट हैंड से अपनी एक आंख बंद कीजिए। तो आपको ये पेन की जो पोजीशन है ये एक जगह पे दिखेगी। आप अगर आपके सामने कोई वॉल है तो वॉल के ऊपर वो पोजीशन आप मार्क भी कर के रख सकते हैं। अब क्या करना है आपको, अब आपको वो ही पेन देखना है, लेकिन पहले अगर आपने दाई आंख बंद कर ली है तो अभी आपको वो आंख खोलनी है और अपनी बाई आंख जो है वो बंद करनी है और फिर से वो पेन की तरफ देखना है। तो आपको ऐसे ऑब्जर्व होगा कि एक आंख से पेन की पोजीशन अलग जगह पे है और दूसरे आंख से पेन की पोजीशन अभी शिफ्ट हुई है। तो ये जो है शिफ्टिंग, इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स कहते हैं, या ये जो इफेक्ट हम ऑब्जर्व करते हैं इस इफेक्ट को हम पैरेलैक्स कहते हैं। तो पैरेलैक्स की डेफिनेशन होती है कि एपेरेंट चेंज, एपेरेंट का मतलब क्या कि हमें वो दिख रहा है, इट इज नॉट द परमानेंट चेंज, वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग दैट चेंज। ये चेंज हमें सिर्फ महसूस हो रहा है। तो एपेरेंट चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर। क्यों? क्योंकि हमारी दाई आंख एक जगह पे थी, बाई आंख दूसरी जगह पे थी, यानी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर हुआ है। हमारे नाक के एक साइड में एक आंख होती है और दूसरे साइड में दूसरी आंख होती है। तो एक आंख मतलब एक ऑब्जर्वर और दूसरी आंख मतलब दूसरा ऑब्जर्वर। तो दोनों ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो हमें अलग अलग दिखाई देती है। इसे हम कहते हैं पैरेलैक्स। तो यही मेथड अडॉप्ट करके हम अभी मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस ये करने वाले हैं और ये मेथड को हम कहेंगे पैरेलैक्स मेथड। यहाँ पे ये फिगर आपको दिखाई दे रही है, इसमें ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल को हम पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये E1 है पोजीशन ऑफ एक आई और ये दूसरी है पोजीशन ऑफ द अदर आई। और अगर हम ये एंगल थीटा, यहाँ पे अगर हमें ये इमेज दिख रही है यहाँ से ये और ऐसे और ये थीटा, तो अगर हम OP डिस्टेंस विच इज इक्वल टू E1 E2 डिवाइडेड बाय थीटा, अगर ये हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें ये यानी यहाँ पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम अस जस्ट बाय नोइंग दिस OP। तो ये है पैरेलैक्स मेथड फॉर द डिटरमाइनिंग डिस्टेंस। लेकिन अगर हम किसी प्लैनेट की बात करते हैं तो डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ आर वेरी लार्ज। बहुत यानी ये डिस्टेंस हमारे पास से बहुत दूरी पे रहते हैं ये प्लैनेट्स। तो वी कैन नॉट यूज 2 आई मेथड एज डिस्कस्ड हियर, यानी एक आंख बंद करके वो प्लैनेट को देखो, दूसरी आंख बंद करके फिर से प्लैनेट को देखो। ये मेथड हम लार्ज डिस्टेंस के लिए नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं। इसलिए
ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का ऑब्जर्वेशन लेने के लिए हम क्या करते हैं कि अर्थ के ऊपर दो डिस्टेंट यानी अलग अलग पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये अर्थ है तो हमने यहाँ पे एक ए पॉइंट सिलेक्ट किया है और ये बी पॉइंट, ये दोनों भी पॉइंट अर्थ के सरफेस के ऊपर है और ये डिस्टेंट पॉइंट है यानी अलग अलग पॉइंट है। और अब हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि ये दोनों भी पॉइंट्स एक दूसरे से बी डिस्टेंस पे है, यानी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है बी। उसके बाद में ये सपोज अगर ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट या हमारा प्लैनेट है तो ऑब्जर्वर ए का डिस्टेंस प्लैनेट से डी है एंड ऑब्जर्वर बी का डिस्टेंस प्लैनेट से डी है। तो ये यहाँ पे हमने ये सब पैरामीटर्स यहाँ पे हमने लिख लिए हैं। टू ऑब्जर्वर at these 2 points observe a distant planet S simultaneously, यानी A भी S को देखेगा, B भी S को देखेगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पे ऑब्जर्वर के पास में ये जो एंगल होता है ASB, ये दो डायरेक्शन के बीच का यहाँ पे एंगल हम मेजर करेंगे और ये जो एंगल है ASB, ये एंगल को हम कहेंगे थीटा, विच इज द पैरेलैक्स एंगल। अब प्लैनेट ये बहुत ही ज़्यादा दूर है हमारे पोजीशन, यानी ये दो ऑब्जर्वर के कंपैरिजन में ये प्लैनेट बहुत ही दूरी पे है, इसलिए ये डिस्टेंस जो स्मॉल b है ये d के हिसाब से बहुत ही कम है, इसलिए b/d की वैल्यू ये 1 से बहुत कम होती है और उसकी वजह से ये थीटा क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। अब हमने ये एंगल थीटा है यहाँ पे ये एंगल जो है ये एंगल है थीटा। तो इसके पहले हम थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, या अगर आपको नहीं पढ़ा है आपने या आपको याद नहीं आ रहा है तो ये आप लिख लीजिए कि हमेशा ये थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, क्योंकि ये भी यहाँ पे पहले हम ये लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये प्लैनेट है हमारा, तो और ये बी है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये बहुत ही यानी ये प्लैनेट का डिस्टेंस ये दो ऑब्जर्वर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है और ये थीटा बहुत कम है, इसकी वजह से ये आर्क इक्विवेलेंट टू दिस सेगमेंट ए बी हो जाएगा यहाँ पे। और थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये रिलेशन अगर हम लिखते हैं तो हमें थीटा यानी यहाँ पे आर्क अब कितनी हो जाएगी, आर्क यहाँ पे ये ए बी हो जाएगी और उसके बाद में ये रेडियस यानी ये डिस्टेंस यहाँ पे ये डी हो जाएगा। और ये बात भी आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये जो थीटा है ये थीटा हमेशा आपको रेडियन में लेना है, तो इससे हमें ये रिलेशन मिलता है कि d इज इक्वल टू यानी d क्या है, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, तो ये डिस्टेंस हमें मिलता है b डिवाइडेड बाय थीटा, यानी दो ऑब्जर्वर के बीच में कितना डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय दिस पैरेलैक्स एंगल। तो ये रिलेशन से हम जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स है उनका हम डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस जो है वो हम फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ हम ये फॉर्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में क्या रखना है प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कि ये थीटा की वैल्यू हमेशा आपको रेडियन में लेनी है, थीटा इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रेडियन। So dear friends, this is about the measurement of length and different conventions while using the SI units. So that's all for this lecture, and in the next lecture we shall study about dimensions and dimensional analysis. Thank you very much for watching.